आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 3 आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस टर्म में हम इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी देखा था इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेंगे, अमोनिया व्हेन रिएक्ट विथ H2O, और ये कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और ये जो साइन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विथ H2O, व्हाट इट प्रोड्यूसेस, अमोनियम प्लस OH माइनस आयंस। अगर अब इसमें हमने क्या किया, रिएक्टेंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एक्सेस में ली, तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर हमने क्या किया, इस अमोनियम का अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अगर हमने प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ा दिए तो रिएक्टेंट बनाएंगे, मतलब ये रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ये होता है इक्विलिब्रियम। और ये ऐसा रिएक्शन का बिहेवियर क्यों होता है, एक तो फॉरवर्ड में जाएगा अदरवाइज बैकवर्ड में, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स हमने यूज किए हैं उतने ही हमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में चाहिए, तो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, एक तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देखेंगे, इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन in which rate of forward reaction equal the rate of reverse reaction. So the concentration of reactant and products remains constant over the time. यह है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। सपोज हमने NaCl लिया, NaCl is the example of electrolyte. How we can say it is the electrolyte? If we dissolve NaCl in the water, what it produces? Sodium plus and chlorine minus ions. ये completely dissolve होता है and completely ये सोडियम एंड क्लोरीन को सेपरेट करता है, जो पॉजिटिव एंड निगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये चार्जेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सपोज हम फिर से एग्जांपल लेंगे NaCl का और इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो क्या हो जाएगा, सपोज ये हमने कंटेनर लिया और इसमें वाटर है, फिर इसमें हमने क्या किया, NaCl को डिजॉल्व कर दिया, तो ये कंप्लीटली Na एंड Cl माइनस ऐसे आयंस हमें इस वाटर में सेपरेट दिखेंगे कंप्लीटली। कोई भी NaCl ऐसा साथ में कोई भी हमें मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा जब हम इसको वाटर में डालते हैं, तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, पूरे जो भी पार्टिकल्स है सॉल्यूट के जो भी हमने इसमें डाले हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन देखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स into the ions when dissolved in the water. This means that 100% of the substance breaks into ions and there is no unionized form left in the solution. ऐसा NaCl का पूरा पार्टिकल कौन सा भी हमें सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें एग्जांपल्स कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देन स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट्स कौन से होंगे, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, PYQs में पूछे गए हैं ऑलरेडी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ये जो जो एग्जाम्पल दी है यहाँ पे इसको याद रखना है, कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स में HCl, HNO3, H2SO4, देन बेस में NaOH, KOH एंड सॉल्ट में NaCl एंड
KNO3। ये सब हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सपोज हमें दो केमिकल्स दिए हैं H2SO4 एंड CH3COOH। इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड। सपोज हमने क्या किया, इन दोनों को डिसॉल्व किया, इसको भी और H2SO4 को भी, और हमें पूछा है इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा कैरेक्टर है? कंप्लीटली आयोनाइजेस इन द वाटर। अगर हमने H2SO4 को वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सपोज हमने एक कंटेनर लिया और इसमें वाटर लिया और इसमें H2SO4 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? ये H+ एंड SO4- के जो आयन्स है ये पूरे सोल्यूशन में हमें दिखेंगे। ऐसे थ्रू आउट द सोल्यूशन वी कैन सी दिस। बट अगर हमने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें क्या दिखेगा? यहाँ पे CH3+ एंड COOH- ऐसे आयन्स तो बन जाएंगे, बट हमें कुछ ये पूरा जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है ये भी दिखेगा। तो ये क्या हुआ? कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आइडेंटिफाई करने का? कंप्लीट आयोनाइजेशन इन द वाटर। इस तरह से हमें दिखेगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। देन हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द एक्वियस सॉल्यूशन। अगर हमने इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो ये क्या करेगा? कंप्लीटली आयंस बनाता है, तो ये गुड कंडक्टिविटी दिखाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि इसके जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज हो जाते हैं, इसीलिए इसकी गुड कंडक्टिविटी है। देन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम मतलब सपोज हमने क्या किया, अमोनिया लिया और इसको वाटर में ऐड कर दिया, तो हमने क्या देखा था? ये क्या करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करता है। NH4+ OH-, ऐसा रिएक्शन होता है इसका। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ये रिएक्शन दिखाता है। बट अगर हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर दिया तो ये कैसा रिएक्शन दिखाता है? Na+Cl-। ये क्या करता है? कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है एंड क्या करता है? Na+Cl- ऐसे आयंस दिखाता है। ऐसे इस केस में ऐसा कभी नहीं होता कि ये NaCl ऐसा कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे बच गया है और इसने ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन दिखाया है, ऐसा इसमें इस केस में कभी नहीं होता है। तो इसको क्या इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इसमें बचते ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन नहीं दिखाता है। तो इसीलिए इसमें डू नॉट एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसको एस्टेब्लिश करने की मतलब ये रिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन दिखाने की इसको ज़रूरत नहीं है। बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी ये एरो नीचे से आ जाएगा। ये कौन सा है? हमारा इक्विलिब्रियम का साइन है। तो इस तरह का कोई रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दिखाते हैं। दे आर नॉट गवर्न बाय द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये जो है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ जो है वो बस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई करने के, और ये कंडक्टिविटी भी दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री मूविंग आयंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? सारे ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं एंड वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री मूविंग आयंस को दिखाते हैं सॉल्यूशन में, और वही रीजन होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया है आपको, कंडक्टिविटी शो करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये होते हैं एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
सपोज हमने एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर लिया और क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया फॉर्मिक एसिड को। तो अब ये फॉर्मिक एसिड क्या है कि ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, तो हमें वाटर में ऐसे आयंस दिखेंगे, H+ आयन, COH- आयन, COH- प्लस आयन प्लस H आयंस, एंड कुछ हमें ऐसे भी मॉलिक्यूल्स दिखेंगे जो कि फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसमें अगर हमने वाटर में फॉर्मिक एसिड को ऐड किया तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये कंप्लीट आयंस नहीं, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स ये कंप्लीट आयंस नहीं बनाते हैं, थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐसे ही वाटर में रह जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका डेफिनेशन देखेंगे, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं, पार्शियली मतलब ये थोड़े से इनके मॉलिक्यूल ऐसे ही रह जाते हैं वाटर में, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। Partially dissociates into ions in aqueous solution. This means only a small fraction of substance forms ions. मतलब क्या, अगर 5 मॉलिक्यूल दिए हैं हमें फॉर्मिक एसिड के, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 4 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, 1 ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है दिस मीन्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्स आयंस, द रेस्ट रिमेन्स एज अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एंड ये जो 4 मॉलिक्यूल्स है ये तो डिजॉल्व हो जाएंगे, इन्होंने क्या बनाया, H+ आयन एंड COH- आयन इन्होंने बना दिए, बट एक जो है वो क्या हो जाएगा, ये अनडिसोसिएटेड रह जाएगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली ऐसे ही मॉलिक्यूल एज इट इज रह जाएगा वाटर में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। उसके एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें एग्जांपल्स है वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वीक एसिड्स कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एंड वीक बेसिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइलिन, ये मिथिल अमाइन। ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, वीक बेसिस के, और ये जो सारे एग्जांपल्स जो है ये वीक एसिड्स के हैं, और ये जो सारे 5 एग्जांपल्स है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है, आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है कौन कौन से, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये नाम से ही पता चलता है ये सारे एसिड्स है, बट कैसे, वीक। एंड वीक बेसिस कौन कौन से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथिल अमाइन, ये जो 2 एग्जाम्पल है ये बेसिस के हैं, वीक बेसिस के। अब हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई करने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। उसमें फर्स्ट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, पार्शियली आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन। अभी हमने देखा था पार्शियल आयोनाइजेशन मतलब क्या, अगर हमें फॉर्मिक एसिड मिला है, अगर हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो क्या करेगा, ये थोड़े से फॉर्मिक एसिड के ऐसे ही आयंस दिखाएगा एंड थोड़े से आयंस ये डिजोल्व करेगा वाटर में, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है पार्शियल आयोनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, एस्टेब्लिश अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइजेशन एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये ऐसा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिखाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़े से आयंस जो है वो अनआयोनाइज्ड रह जाते हैं, तो ये वापस से क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इट शोज द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। फिर कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे, ये क्या करते हैं, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को दिखाते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ओबेज द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, क्योंकि ये लॉ ही बना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। फिर नेक्स्ट कौन सा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसका अगर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लेंगे तो इसको एसिड्स के लिए क्या दिखेगा, Ka, बेसिस के लिए क्या रहेगा, Kb, इज यूज्ड टू मेजर देयर स्ट्रेंथ। अगर हमें क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है वो हम देखेंगे, उसको कैसे डिराइव करना है, बट फॉर द नाउ जस्ट यू रिमेंबर
आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व हो गए हैं। अगर वो एसिड के मॉलिक्यूल्स है तो हम इसके लिए के ए टर्म को यूज करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अदरवाइज वो बेस है तो के बी हम इसमें ये नोटेशन यूज करते हैं। वीक बेसिस के लिए, वीक एसिड से तो के ए हम यूज करके उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं कि ये इसने कितने आयंस को डिजॉल्व किया है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 पे ये क्वेश्चन पूछा है। पेज नंबर 47 पे ये यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको ये जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे सॉल्व करके दिया है मैंने। HF इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विच इज वीक एसिड। देन सिल्वर क्लोराइड क्या है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देन कॉपर सल्फेट जो है यही एक जो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें वही आइडेंटिफाई करना था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। एंड अमोनियम एसीटेट क्या है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओनली कॉपर सल्फेट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसका डेफिनेशन देखेंगे पहले। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। इसका मीनिंग समझेंगे। सपोज हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें लिया वाटर, और हम इसमें क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। सपोज हमने 3 कंटेनर लिए, 3 कंटेनर्स लेंगे और इसमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। ये वाटर है और इसमें क्या डालेंगे, पहला जो है इसमें डालेंगे शुगर डालेंगे। फिर नेक्स्ट कंटेनर में क्या करेंगे, अमोनियम एसीटेट को डालेंगे और थर्ड जो है इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट को। अब हमें समझना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक तो हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर अल्फा से। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये रेशियो होता है, ये फ्रैक्शन होता है किसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। इस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए हैं, सेपरेट उन्होंने आयंस बनाए हैं वो नंबर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इनिशियल प्रेजेंट। और इसका रेशियो किससे होता है, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है, जो इनिशियली स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसको डिसॉल्व नहीं किया था, बस हमने ऐड कर दिया, तो तुरंत थोड़ी ना ये डिसॉल्व होते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने जो ऐड किए थे वो टोटल नंबर ऑफ, अदरवाइज हमने ऐड करने से पहले भी जो नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स लिए हैं उसको इससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली प्रेजेंट। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे शुगर ले लिया, एक कंटेनर लिए शुगर, हमने सपोज 10 मॉलिक्यूल्स लिए शुगर के, ओके। और इसमें फिर हमने क्या किया, इसमें डाल दिया, इस शुगर को इस वाटर में डाल दिया। फिर क्या हो जाएगा, ये शुगर जो है ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। बट ये जो शुगर के मॉलिक्यूल है ये क्या नहीं बनाते हैं, प्लस एंड नेगेटिव, प्लस एंड माइनस आयंस कुछ भी ये बनाते नहीं है। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स है शुगर के, तो ये शुगर के ऐसे पार्टिकल्स तो हमें नहीं दिखेंगे, बट ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एज इट इज इसमें रहेंगे, 10 के 10 इसमें ही शुगर के पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, 0 मॉलिक्यूल्स। और हमने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली प्रेजेंट, तो हमारे पास कितने थे, 10 थे, तो 0/10 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हमने शुगर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू लिया, अल्फा का वैल्यू लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम अमोनियम एसीटेट को वाटर में डालेंगे। सपोज हमने अमोनियम एसीटेट के 20 मॉलिक्यूल्स लिए और इस वाटर में डाल दिए। इस अमोनियम एसीटेट को थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। सपोज ये अमोनियम
एसीटेट के मॉलिक्यूल्स है और ये 20 मॉलिक्यूल्स हमने इनिशियली लिए थे और इसमें हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिए। और इसमें से कितने मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गए? सपोज 10 मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो गए। तो हमें क्या करना है? अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? इस वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स हमने बोला। और हमने इनिशियली कितने टोटल मॉलिक्यूल्स लिए थे अमोनियम एसीटेट के? 20 मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा। मतलब इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 0.5 आ गया। तो क्या है ये? हमने क्या, ये जो अल्फा का वैल्यू 0.5 निकाला, मतलब क्या? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम एसीटेट निकाला। ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या हुआ? ये कम्प्लीटली डिसॉल्व तो हुआ बट इसने कोई भी प्लस एंड माइनस आयंस नहीं बनाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसने कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाए ही नहीं, तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर अमोनियम एसीटेट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसने थोड़े से ही मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व किए। अब लेंगे थर्ड एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का। वाटर लेंगे, इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट। तो हमें क्या पता चला? ये कॉपर सल्फेट ने क्या किया? पूरे ही मॉलिक्यूल्स इसमें डिजॉल्व हो गए। तो हम क्या करेंगे? सपोज हमने इनिशियली 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे और ये 10 के 10 मॉलिक्यूल्स इस कॉपर सल्फेट में क्या हो गए? डिजॉल्व हो गए। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। कितने डिसोसिएट हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास इनिशियली कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो ये 10 मॉलिक्यूल्स में से 10 ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट डिजॉल्व। तो हमने क्या बोला? अल्फा इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। मतलब इस कॉपर सल्फेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 1 है। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसी भी सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आता है, तो हम क्या बोलते हैं? वो जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम इससे क्या पता चलता है? अगर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने कैलकुलेट किया, अगर हमें अननोन सब्सटेंस दिया, सपोज आपको XYZ कौन सा तो सब्सटेंस दिया है एंड आपको बोला है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व कितने हुए वो भी दिया है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली प्रेजेंट, स्टार्टिंग में उसके कितने मॉलिक्यूल्स है वो भी आपको सारा वैल्यू दिया है। तो आप क्या करोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करोगे। और आपको पूछा है इसमें दिया हुआ सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है? इस टेबल का यूज करके। इस टेबल में क्या दिया है? वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड यहाँ पे दिया है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है गिवन सब्सटेंस इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट और द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर आपको दिया हुआ कैलकुलेशन अल्फा का वैल्यू 0 आ गया, तो आप वो उसको बोलेंगे वो जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल शुगर, इथेनॉल एंड यूरिया। ये एग्जांपल आप याद ही रखो तो बेटर है। ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर अल्फा का वैल्यू 0 एंड 1 के बिटवीन है, तो ये क्या है? पार्शियली डिसोसिएटेड, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। एंड अल्फा का वैल्यू अगर 1 है, तो ये क्या है? कंप्लीटली डिसोसिएटेड सब्सटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? दिया हुआ सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। सपोज 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज टेकन। क्या करना है हमें? 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लेना है एंड 0.01 मोल डिसोसिएट्स। उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होने वाले हैं? 0.01। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला पता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट्स कितने हैं यहाँ पे? 0.01 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट, वो कितना है? 1 है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.01। अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं 1%। अगर इसका रेंज 0 to 1 में आ रहा है, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है, ये आपको याद रखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं रहता है, बस इसका रेंज रहता है। 0 to 1 अगर रेंज है, इसके बीच में मतलब बिटवीन रेंज है 0.01, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अदरवाइज इसको परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0% to 100% होता है। 0% है तो हम उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड अगर परसेंटेज इसके बीच में है, 0 to 100 के बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक तो हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज ओनली 0 to 1 के रेंज में भी इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। फिर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें फाइंड आउट करनी है तो इस पे कौन कौन से फैक्टर हमें कंसीडर करने हैं। उसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है उस पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो हमें 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलने वाला है। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो हमें 0 to 100 के बीच में हमें इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट है डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओस्टवर्ड्स लॉ। ये क्या है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, ऐसा इसका मतलब है। मतलब जितना ज़्यादा डाइल्यूशन है उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। फिर थर्ड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हमें पता है अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन को, सपोज हमने ये शुगर तो ले नहीं सकते हम यहाँ पे, अगर हमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कॉपर सल्फेट लिया और इसको वाटर में डिजोल्व किया, ये कंटेनर में वाटर लेके इसको डिजोल्व किया, सपोज ये 10 मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हो गई। बट अगर हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया इस सॉल्यूशन का, तो ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करेगा। मतलब क्या होगा, इसकी कैपेसिटी डिजोल्व करने का 10 से 15 तक हो गया। मतलब 5 more molecules of copper sulfate get dissolved in the water because of the increase in temperature। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको दिया है, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में टेम्परेचर जनरली इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। देन फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। कॉमन आयंस अगर प्रेजेंट है, ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है आपको पढ़ना है डिटेल में, बट अभी के लिए आप इतना समझो। कॉमन आयंस क्या होते हैं, अगर सपोज हमने कुछ एक कंटेनर लिया, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे HCl का सोल्यूशन। हमने क्या किया, वाटर लिया और उसमें HCl डाल दिया, ये हो गया HCl का सोल्यूशन। फिर हमने क्या किया, NaCl इसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो HCl का डिसोसिएशन है इस सोल्यूशन में वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, उसमें NaCl ऐड कर दिया, जिसमें Cl एंड Cl दोनों में भी है। तो जो HCl का Cl है उसके डिसोसिएशन का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ये इसका डिसोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। कॉमन आयन कौन सा हो गया, इसमें Cl हो गया, क्लोराइड हो गया, HCl में से Cl भी डिजोल्व होगा एंड NaCl से Cl भी डिजोल्व होगा, Cl डिजोल्व होगा, तो क्या हो जाएगा, जो HCl का डिसोसिएशन होने वाला था इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल में, तो ये हो जाएगा कम, क्योंकि हमने इसमें NaCl ऐड कर दिया। तो NaCl में क्या, इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर में Cl माइनस आयन इसको रिलीज करेगा, ये जो NaCl है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, HCl का जो डिसोसिएशन होने वाला था वाटर में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें दोनों में भी Cl है तो इसको ही बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये जो है 4 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। कौन कौन से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन, देन टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस। इसके ऊपर 3 साइंटिस्ट ने थ्योरी प्रेजेंट की है। उसमें फर्स्ट है अरेनियस थ्योरी। ये जो थ्योरी है उन्होंने कौन से ईयर में दी? 1884 में। और इन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था? स्वेंट अरेनियस। फिर क्या इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने कैसे दिया एसिड बेस थ्योरी? इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एसिड लेंगे हम तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस आयंस तो प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा जब ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को इन्होंने क्या बोला? एसिड्स बोला। एंड बेस के लिए उन्होंने क्या कहा? बेस ऐसे सॉल्यूशन है जो वाटर में डिजॉल्व करके OH आयंस को, OH निगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। उनको ऐसे सब्सटेंसेस के उन्होंने बोला बेसिस। तो यहाँ पे देखेंगे अरेनियस एसिड्स क्या है? द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द concentration of H plus ions or hydronium ion when dissolved in water. For example, HCl when dissolved it gives H plus ion and Cl minus ion. ये क्या करता है? H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फिर से ये जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन प्लस Cl, इन्होंने HCl का क्या बना? HCl ने प्रोड्यूस किए H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। फिर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? H3O हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा एंड प्लस Cl माइनस एज इट इज रहेगा। तो एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने बोला एसिड्स। फिर अरेनियस, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस बेसिस क्या है? A substances that increases the concentration of OH ions when dissociate in the water. For example, NaOH को हमने वाटर में डाला तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। OH माइनस आयन जिस भी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होंगे ऐसे सब्सटेंसेस को अरेनियस ने बोला बेसिस है। ये थ्योरी है अरेनियस की फॉर द एसिड्स एंड बेसिस। अरेनियस एसिड बेस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या है? इसमें है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये थ्योरी क्या है? बहुत इजी है, सिंपल है। उन्होंने बोला जो H प्लस बनाएंगे उसको एसिड बोलो, जो OH माइनस बनाते हैं उसको बेसिस बोलो। ये एसिड बेस की बहुत सिंपल थ्योरी है, उन्होंने एक्सप्लेन की। देन उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन द वाटर। एक्वियस सॉल्यूशन में उन्होंने एसिड एंड बेस का बिहेवियर उन्होंने डिफाइन किया। फिर देखेंगे इसके लिमिटेशंस। उन्होंने उनके थ्योरी के, अरेनियस थ्योरी के कौन से लिमिटेशन है? फर्स्ट है एप्लीकेबल ओनली टू द एक्वियस सॉल्यूशन। इन्होंने बस जो भी सब्सटेंसेस है उनको वाटर में मिलाया और H प्लस बनाएंगे तो एसिड बोलो, OH माइनस बनाएंगे तो बेस बोलो, ऐसे उन्होंने बता दिया। सिंपल थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। कांट एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन द नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। बट ऐसे भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो है केरोसिन में डिजोल्व होते हैं, अदरवाइज इथानॉल में, मतलब जो वाटर नहीं है, वाटर के अलावा भी कुछ ही सॉल्यूशन है उसमें जो भी सब्सटेंसेस डिजोल्व होंगे उसके डिजोल्यूशन के बारे में, उन सब्सटेंसेस, वो जो सब्सटेंसेस है वो एसिड है या बेस है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये उसका लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? कैनॉट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक NH3 एंड Na2CO3 which doesn't contain OH but the behaves like the base। अगर हम यहाँ पे देखेंगे NH3 जो है, NH3 एंड सोडियम कार्बोनेट जो सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं? डिजॉल्व होने के बाद कोई भी OH माइनस आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से ये बेस है या बेस है कि नहीं इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिजॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो ये अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बेस है या एसिड है। नेक्स्ट लिमिटेशन कौन सा है? डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड और बेस का रिएक्शन
होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ये भी रिएक्शन हो सकता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये है लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ द अरेनियस थ्योरी। नेक्स्ट देखेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। एसिड बेस के बारे में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था। इन्होंने अपनी थ्योरी कौन से ईयर में प्रेजेंट की थी, 1923 में। यहाँ पे देखेंगे प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय जॉनसन्स ब्रॉन्स्टेड। ये जो थ्योरी है इन्होंने क्या की थी, अपना खुद का एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने। साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है, जॉनसन्स ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लॉरी। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलके ये थ्योरी, अपनी थ्योरी को डिक्लेयर किया था, इन्होंने अपना ओन थ्योरी प्रेजेंट किया था। दिस थ्योरी डिफाइंस एसिड्स एंड बेसेस बेस्ड ऑन द प्रोटॉन H+ ट्रांसफर, नॉट लिमिटेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन। इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किस बेसिस पे किया, प्रोटॉन के ट्रांसफर के ऊपर। तो उसको देखेंगे, उन्होंने किसको एसिड एंड किसको बेस बोला, कौन से सब्सटेंसेस को। ब्रॉन्स्टेड-लॉरीज एसिड्स, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट एसिड कौन सा हो सकता है, अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करता है ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे। देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, बेस किसको बोलेंगे, अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे बेसिस। तो फिर देखेंगे इसका एसिड बेस रिलेशन इन द प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में एसिड बेस कैसे रिलेट किया उन्होंने, एक एग्जाम्पल लिया, HA मतलब एसिड लिया, B इज द बेस, फिर इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, A- एंड BH+ आयन। तो इन्होंने क्या कहा, जो HA है, ये जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। ये एसिड है तो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। मतलब इस HA को हम अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर के रिलेटेड नहीं बताया इन्होंने, बस हाइड्रोजन प्रोटॉन के ट्रांसफर के बारे में बताया। तो ये एसिड है तो क्या करेगा, H+ को डोनेट कर देगा, और B जो है ये बेस है तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो गया एसिड और ये B जो है ये हो गया बेस। फिर इसने जो रिमेनिंग थिंग रहेगा HA हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, इसमें से क्या हुआ, H को इसने डोनेट कर दिया H+ आयन को, तो बचता है हमारे पास A। तो जो ये A है उसने अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ये A जो बचता है ये क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। इसने क्या किया, इस एसिड ने, HA एसिड ने हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया एंड बनाया A-। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसने क्या बनाया, ये HA ने, एसिड ने क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया। ओके, फिर इस B ने क्या किया, ये जो बेस है इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया एंड इसने बनाया BH। और जो ये BH बनेगा, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या बनेगा, वो एसिड बन जाएगा। इसको बोला कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट क्यों बोला, क्योंकि इसने इसी साइमल्टेनियस रिएक्शन में क्या हो गया, एक एसिड ने बेस को हाइड्रोजन डोनेट किया और इस बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके फिर से एसिड बना दिया, इसीलिए इसको बोला उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे ठीक से लिख लो थोड़ा सा। और ये HA क्या, ये सॉरी BH क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये BH को इन्होंने क्या बोला, कॉन्जुगेट एसिड बोला। तो आपको इसमें याद रखना है, जो भी सब्सटेंस H+ को डोनेट करेगा वो एसिड है एंड जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। फिर कॉन्जुगेट कौन है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा, जो प्रोटॉन को यहाँ पे इसने HA ने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट करके A बनाया, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। और B ने क्या किया,
प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, बी कौन है, बेस है, इसने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। मतलब एसिड्स जो है प्रोटॉन को डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं एंड जो बेसेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड्स बनाते हैं। ये थ्योरी प्रेजेंट की ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी के क्या एडवांटेजेस है, नॉट लिमिटेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन। इसके जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ओवर द अरेनियस थ्योरी है। अरेनियस थ्योरी से ये थ्योरी कैसे बेटर है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नॉट लिमिटेड टू द एक्वियस सॉल्यूशन, इन्होंने एक्वियस सॉल्यूशन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, कोई यूज नहीं किया। नॉन एक्वियस सॉल्यूशन के लिए, एक्वियस सॉल्यूशन के लिए, सभी सॉल्यूशंस के लिए इन्होंने सेम क्राइटेरिया दिया। H प्लस आयन डोनेट किया तो वो एसिड है, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने वाले सब्सटेंसेस बेसिस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर इन द गैस फेज एंड नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स। गैसेस के लिए एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस के लिए भी इन्होंने सेम ही थ्योरी प्रेजेंट की थी। देन नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इंक्लूड्स बेसिस लाइक NH3 which don't produces OH but still act as the basis। इन्होंने क्या बोला, NH3 के जैसे सब्सटेंसेस को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये OH आयंस तो प्रोड्यूस नहीं करते बट क्या करते हैं, H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। हमने क्या देखा, NH3 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये भले ही रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यहाँ पे लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। NH3 क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ये क्या हो गया, बेस हो गया एंड H2O क्या हो गया, एसिड। इसने क्या कर दिया, H प्लस को डोनेट कर दिया। तो इस थ्योरी को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस साइंटिस्ट ने एसिड बेस के बारे में ये जो थ्योरी दी वो कौन से ईयर में दी, 1923 में। इन्होंने क्या किया, ये थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी है उनका पूरा नाम क्या है, गिलबर्ट एंड लुईस। दिस थ्योरी डिफाइंस acids and bases based on the transfer of electron pair and not limited to the H plus ions। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी एसिड्स और बेसिस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर पे इन्होंने अपना जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी एसिड्स कौन से है देखेंगे, लुईस एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको देखेंगे। सपोज हमें क्या करना है, NH3 से हमें बनाना है NH4 आयन, तो ये क्या करेगा, NH3 को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तो हमें पता है क्या प्रोड्यूस करेगा, NH4 प्लस। ये कैसे बनता है इसको देखेंगे। NH3 में क्या है, N जो एटम है नाइट्रोजन है उसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये वाटर में जो H है इसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि हमने देखा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। तो ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स, दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास है, H प्लस को डोनेट कर देगा एंड ये क्या करेगा, ये जो दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ये बन जाएगा बेस। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया, जो डोनेट करेगा वो बेस। और इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन जो इस पेयर है इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, एसिड। तो यहाँ पे यही लिखा है। और इससे बनता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, सपोज हमने H और H लिया, अदरवाइज Cl लिया, तो ये क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड है। बस ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन को
एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसका बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक ही, जो ये नाइट्रोजन एक ही है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस नाइट्रोजन ने ही किया, इसने पूरा दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम ने डोनेट किया, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको बोलते हैं लुईस एसिड्स। एंड लुईस बेसिस कौन से हो जाएंगे, डोनेट्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डोनेट करेगा वो बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है BF3 प्लस NH3। BF3 क्या बनेगा, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, अभी हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा था NH3 प्लस H2O के, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करता है, तो इसीलिए ये क्या बना, बेस बना। एंड BF3 ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एसिड बन गया। ऐसे ही हमने लिया सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल, क्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर को डोनेट कर दिया, तो क्लोरीन ने डोनेट किया इसीलिए ये बेस बन गया, और सिल्वर ने एक्सेप्ट कर लिया तो एसिड बन गया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कौन सा भी एक्स सब्सटेंस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये एसिड है, और ये डोनेट करेगा तो ये बेस है। एक्सेप्ट एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो एसिड है। इस तरह से आप ए के पेयर से याद रख सकते हो लुईस एसिड्स। एंड बेस कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो DB, डोनेट करता है वो बेस है। तो ये हो गई थ्योरी ऑफ लुईस। लुईस एसिड थ्योरी के एडवांटेजेस देखेंगे। फर्स्ट है मोस्ट जनरल थ्योरी ऑफ एसिड बेस बिहेवियर, ये बहुत जनरल थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की, जो सबने एक्सेप्ट की थी, इसीलिए इसको जनरल थ्योरी बोलते हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज है नॉट लिमिटेड टू द प्रोटॉन और एक्वियस सॉल्यूशन, ये डिपेंड नहीं है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर, अदरवाइज ये एक्वियस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद ही जो एसिड बेस बनते हैं, इनके बारे में उन्होंने यहाँ तक ही ये थ्योरी लिमिटेड नहीं रखी एक्वियस सॉल्यूशन तक ही, ये इसका एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, थर्ड वन, एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर इन नॉन एक्वियस एंड सॉलिड स्टेट सिस्टम ऑल्सो, सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए भी और नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में भी इन्होंने ये थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ एडवांटेज है कवर्स द मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इन्होंने जो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स है इनके बारे में भी एक्सप्लेन किया है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस के भी बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये डिपेंड है ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के ऊपर, इसीलिए ये जो है 4 एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, इसके लिमिटेशंस क्या है लुईस एसिड थ्योरी के, डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, कितने स्ट्रेंथ का एसिड है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, कितने कॉन्सेंट्रेशन का ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना या वीक एसिड बना, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लिमिटेशन कौन सा है, नो स्केल लाइक pH टू मेजर द एसिड बेस स्ट्रेंथ, pH स्केल के भी बारे में इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट है डज नॉट अकाउंट फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस को मिला के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसके बारे में भी लुईस एसिड थ्योरी ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये 3 जो है लिमिटेशंस है इस थ्योरी के। हमने जो एसिड बेस थ्योरी देखी, तीनों साइंटिस्ट ने जो दी थी थ्योरी, उसका इसकी कुछ समरी देखेंगे, इसको समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट थ्योरी दी थी अरेनियस ने, उन्होंने क्या बोला, प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन वाटर एंड OH- आयंस इन बेस, उनके अकॉर्डिंग टू द अरेनियस साइंटिस्ट एसिड कौन है, H+ आयंस वाटर में प्रोड्यूस करने वाले एसिड्स है, एंड बेस कौन है, जो वाटर में OH- प्रोड्यूस करेंगे।
देन नेक्स्ट थ्योरी आई ब्रॉन्स्टेड लॉरी साइंटिस्ट ने दी। तो उन्होंने क्या बोला, एसिड कौन है, प्रोटॉन। H प्लस आयंस को, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले एसिड है, एंड H प्लस मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले कौन है, बेस है। फिर थर्ड थ्योरी आई लुईस थ्योरी। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को हम एसिड्स बोलेंगे एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस बोलेंगे। ये जो तीन थ्योरी दी एसिड बेस के बारे में तीनों साइंटिस्ट ने, इसकी ये समरी है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे ये क्वेश्चन दिया है, यूज योर ब्रेन पावर में। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लुईस बेसिस बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लुईस बेसिस। इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लुईस बेस। बेस कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है उनको बोलते हैं लुईस बेसिस। एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, बेस कौन से है, H प्लस आयन, H प्लस मतलब प्रोटॉन के एक्सेप्टर को, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है। और लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस कौन से है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है, अ ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन H प्लस। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है, उसका स्टेटमेंट लिखना है। फिर क्या करना है, टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखना है, टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इट मस्ट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना पड़ेगा। फिर क्या, दैट मीन्स एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को H प्लस आयन को अगर एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या किया, अमोनिया का हाइड्रोजन प्लस के साथ अगर रिएक्शन करेंगे हम तो क्या करेगा, ये अमोनिया क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का एक्सेप्टर बन जाएगा। और ये एक्सेप्टर कैसे बना, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। तो ये दोनों डिफिनेशन इसके लिए सेटिस्फाई होती है। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वालों को बेस बोलते हैं। जो NH3 है उसने क्या किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी किया, इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर दिया हाइड्रोजन को। तो अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी ये बेस बन गया। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एवरी ब्रॉन्स्टेड बेस इज ऑल्सो अ लुईस बेस। लुईस का बेस जो है वो ब्रॉन्स्टेड का भी बेस है। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन, ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड्स। सारे ब्रॉन्स्टेड ने जो एसिड्स बोले हैं वो लुईस एसिड्स क्यों नहीं है, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी उन्होंने क्या बोला था, इट डिफाइंस एज प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर को उन्होंने क्या बोला, एसिड बोला। बट अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी, उन्होंने एसिड किसको बोला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, उनको एसिड बोला। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, HCl प्लस HCl क्या करेगा, जब डिजॉल्व हो जाएगा तो वो H प्लस एंड Cl माइनस आयंस बनाएगा। बट यहाँ पे अगर हमने देखा, H प्लस ने क्या किया, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया। बट इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने इसको डोनेट नहीं किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने
HCl बनाया। तो आफ्टर ब्रेकिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, H प्लस आयन एंड Cl माइनस सिंपल आयंस बन जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू द लुईस एसिड क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर। तो यहाँ पे HCl ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसीलिए ये क्या बना, लुईस एसिड बना प्रोटॉन को डोनेट करने पे। बट यहाँ पे हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट नहीं किए, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये जो HCl है, अगर हम HCl को पूरा मॉलिक्यूल लेंगे तो ये कोई लुईस एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे सिंपल कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए क्या है, जो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एसिड्स है वो सारे लुईस एसिड्स नहीं है। हाइड्रोजन डोनर को और प्रोटॉन डोनर को ब्रॉन्स्टेड ने बोला था कि ये एसिड्स है, बट अकॉर्डिंग टू द लुईस क्या है, एसिड्स कौन से है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले। तो HCl में इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसीलिए ये क्या बनेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है कि सारे ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो एसिड्स है वो ब्रॉन्स्टेड लुईस के भी एसिड्स नहीं हो सकते। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ऑल द ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट द लुईस एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। कोई भी सब्सटेंस अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, एसिड के एंड बेसिस के, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। अगर हमने वाटर का, हमें एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करना है। वाटर क्या करेगा, वाटर जो है, अगर हमने वाटर का रिएक्शन बेस के साथ किया तो ये वाटर जो है ये क्या एक्ट हो जाएगा, ये एक्ट करेगा एसिड के जैसा। ये कैसे एसिड के जैसे एक्ट करेगा, वाटर को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H प्लस का डोनेशन करेगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा NH4 प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। मतलब ये वाटर जो है वो प्रोटॉन का डोनर बन गया। और इससे हमें अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉ थ्योरी हमें क्या मिला कि ये वाटर जो है एसिड है। अगर इस वाटर का हमने रिएक्शन करवा दिया एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्यों, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, वाटर का जो रिएक्शन है एसिड के साथ हो गया, तो इस केस में वाटर जो है इट इज एक्टिंग एज अ बेस। ये बेस के जैसा क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसने HCl से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये हाइड्रोजन का और प्रोटॉन का एक्सेप्टर है तो ये बेस है, और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस तरह से जो वाटर है वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, एसिड के भी और बेस के भी, इसीलिए इसका नेचर कौन सा है, एम्फोटेरिक नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन refers to the process by which an acid or base dissociates in water to form ions। कोई भी एसिड और बेस क्या करेगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तब वो क्या बनाएगा, उसमें आयंस बनाएगा। सपोज NaCl हमने बेस लिया एंड HCl हमने एसिड लिया, तो हमें क्या करना है, इसको डिसोसिएट करना है, वाटर में डिजोल्व करना है। तो ये वाटर में आयंस बनाएंगे, ये बेस क्या बनाएगा, Na प्लस Cl माइनस, और HCl क्या बनाएगा, H प्लस Cl माइनस। ऐसे आयंस फॉर्म करेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। और ये आयोनाइजेशन क्या बताता है, हमें स्ट्रेंथ बताता है, वो एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पे। कितने आयन, सारे सपोज हमने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl वाटर में डाल दिए तो 10 मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हो गए और उन्होंने आयंस बनाए, तो हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या बोलेंगे, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस।
मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस। फिर ये जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस का, ये कौन कौन से प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करता है, अदरवाइज जो ये आयोनाइजेशन है ये और कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट करता है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन 3 प्रॉपर्टीज पे भी आयोनाइजेशन का इफेक्ट होता है। अब देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स क्या होता है? व्हेन एन एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर दे रिलीजेस H प्लस आयंस टू फॉर्म H प्लस आयंस, और क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, अदरवाइज H प्लस आयन। अगर एसिड को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो H प्लस आयन बनाएंगे, अदरवाइज हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। और ये कौन से आयोनाइजेशन ऑफ एसिड में क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ये क्या होते हैं? अगर सपोज हमने कोई एसिड लिया और वाटर में डिजोल्व किया और वो कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो गया, उसका उस एसिड का कम्प्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड वीक एसिड्स कौन से होंगे? अगर हमने एसिटिक एसिड लिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एसिटिक एसिड लिया CH3COOH और हमने क्या किया? वाटर में इसको डिजोल्व किया, तो ये क्या बनाएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयंस। तो ये क्या हो गया? H प्लस आयंस तो बन गए और ये CH3COO निगेटिव आयन भी बन गया। बट क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन में? थोड़े से COO एसिटिक एसिड के ये कंप्लीट मॉलिक्यूल्स भी इस सॉल्यूशन में थोड़े से एज इट इज रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं हम? पार्शियल आयोनाइजेशन। पार्शियल आयोनाइजेशन मतलब क्या? थोड़े से मॉलिक्यूल्स एज इट इज इसमें रहते हैं और थोड़े से डिजॉल्व होते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम बोलेंगे वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको बोलेंगे? आयोनाइज कंप्लीटली। एंड वीक एसिड्स किसको बोलेंगे? आयोनाइजेस पार्शियली एंड एस्टेब्लिश एंड इक्विलिब्रियम। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में एक डिफरेंस कौन सा है? इन एरोज का भी डिफरेंस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन ही इसमें होता है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है। ये दोनों तरफ से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन नहीं दिखाता। बट ये जो है वीक एसिड में ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों भी रिएक्शन दिखाता है। मतलब क्या? ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाता है वीक एसिड एंड, ये हो गया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के आयोनाइजेशन के बारे में। आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड, उन्होंने क्या बोला था? जो सब्सटेंसेस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस बनाएंगे वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। अगर OH माइनस आयंस कंप्लीटली सारे मॉलिक्यूल्स ने बनाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया सब्सटेंस जो भी दिया है हमें, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे एग्जांपल दिया है NaOH का। ये NaOH क्या करेगा? Na प्लस OH माइनस आयंस बनाएगा और ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो ऐसे बेसिस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक बेसिस किसको बोलेंगे? जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा एंड H प्लस को इसमें अटैच कर लेगा और ये क्या बनेगा? अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइल आयंस ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये अगर इसका सॉल्यूशन लिया हमने अमोनिया एंड वाटर का, तो क्या हो जाएगा? हमें थोड़े से मॉलिक्यूल इसके कंप्लीटली इसमें दिखाई देंगे, वाटर के एंड अमोनिया के, जो कि अनडिजॉल्व्ड है, जो कि उसमें डिजॉल्व नहीं हो गए हैं। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमें दिखेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल आयोनाइज्ड सॉल्यूशन। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस फुल्ली डिसोसिएट इनटू मेटल आयंस एंड हाइड्रोक्साइल आयंस। एंड वीक बेसिस किसको बोलेंगे?
ये आयोनाइज पार्शियली एंड रीच इक्विलिब्रियम। फिर से आपको इस एरो का डिफरेंस याद रखना है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड अगर हमने वीक बेस लिया है तो ये क्या दिखाएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मतलब क्या, जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं प्रोडक्ट के आयंस, वो फिर से क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे। इस तरह से वो जो वीक बेसिस है वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। बट स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, बस रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होता है। ये हो गया आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के, और इसका आयोनाइजेशन दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। उसके एग्जांपल्स क्या है, HCl, HNO3, H2SO4, HBr एंड HI। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाती है क्या, ये नहीं दिखाती, ये बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन नहीं दिखाते, ओनली ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन दिखाते हैं। देन वीक एसिड्स, ये क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। इसमें एग्जांपल्स है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है ये क्या करते हैं, वीक एसिड्स जो है ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH एंड KOH। फिर से इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। फिर वीक बेसिस क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड, फॉर एग्जांपल NH3, FeOH3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसमें भी ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये टेबल है और इसमें जो ये एग्जांपल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन से फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन से इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाते हैं एंड कौन से दिखाते नहीं है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस को देखेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, हमने देखा था जो वीक एसिड्स है CH3COOH, एसिटिक एसिड, अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या बनाती है, CH3COOH माइनस एंड H+ आयंस। ये वाटर में ऐसे आयंस बनाते हैं, बट ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते वाटर में, ये क्या होते हैं, पार्शियली डिजोल्व होते हैं। और हमें क्या मिलता है, थोड़े से एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल भी इस वाटर में हमें मिलते हैं, मतलब ये क्या पार्शियली डिजोल्व होते हैं। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें क्या दिखाता है, इसका कैलकुलेशन दिखाता है कि ये कितने अमाउंट में कितने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड वाटर में डिजोल्व हो गए एंड कितने एज इट इज रिमेन है, इसका हमें कैलकुलेशन मिलता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, Ka से। A इज द एसिड एंड K इज द कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखना है, Ha इज इक्वल टू H+A-। Ha क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ एंड A- आयंस बनाते हैं। और A- को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्यों बनता है ये, इसमें जो ये वीक एसिड है प्रोटॉन को डोनेट करता है एंड ये कॉन्जुगेट बेस बनाता है। एसिड का कॉन्जुगेट कौन बनेगा, बेस, कॉन्जुगेट बेस बनता है। फिर इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अगर हमने कोई एक Ha वीक एसिड लिया और इसका डिसोसिएशन किया तो हमें क्या दिखेगा इस सॉल्यूशन में, H+A- आयंस एंड Ha जो वीक एसिड हमने लिया है उसके भी आयंस इसमें थोड़े से दिखेंगे। तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha, तो इन सब का कॉन्सेंट्रेशन इसमें रहता है सॉल्यूशन में, H+ भी रहते हैं, A- भी रहते हैं। और अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन किसका आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का। इसमें H+ क्या है,
जो भी नोटेशन हमने यूज़ की है उसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ए माइनस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एच ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। ये हो गया फॉर द वीक एसिड। ऐसे ही हम वीक बेस के लिए देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट